नमस्कार। और हिमालय की इस विशेष भौगोलिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग नजरिए से हिमालय को समझने वाले हैं। मतलब नदियों के आधार पर इसका विभाजन कैसे होता है। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी वर्गीकरण पर है और इससे जुड़ी जो क्षेत्रीय विशेषताएं हैं उन पर भी। तो कोशिश रहेगी कि इस दिलचस्प विभाजन को परत दर परत खोलें और देखें कि भाई हिमालय के अलग अलग हिस्सों में क्या खास है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि अक्सर हम हिमालय को उसकी ऊंचाई या पूरब पश्चिम फैलाव से ही देखते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये भूगर्भ शास्त्री थे सिडनी बुराड। उन्होंने नदियों को पैमाना बनाया, एक अलग ही तरीका दिया इसे समझने का। अच्छा, नदियों को पैमाना बनाया। हाँ, वही नदियां जो खुद हिमालय से निकलती हैं उन्हीं को उन्होंने सीमा मान लिया। ये वर्गीकरण असल में इस विशाल पर्वत श्रृंखला को ना खंडों में विश्लेषित करने में काफी मदद करता है। तो ये वर्गीकरण है क्या आखिर? मतलब कैसे बांटा बुराड ने हिमालय को नदियों के सहारे? देखिए, सिडनी बुराड ने मुख्य रूप से हिमालय को पश्चिम से पूरब की ओर 4 हिस्सों में बांटा है। तारे से, ठीक है। सबसे पश्चिमी हिस्सा है पंजाब हिमालय। इसे कभी कभी कश्मीर हिमालय भी कह देते हैं। पंजाब या कश्मीर हिमालय? हाँ, इसका विस्तार है सिंधु नदी मतलब इंडस, ठीक है, और सतलज नदी के बीच। सिंधु और सतलज, अच्छा, तो ये तो काफी बड़ा इलाका हो गया। जी। फिर इसके थोड़ा पूरब में आता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, ये सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। काली नदी यहाँ एक इम्पोर्टेंट बॉर्डर बनाती है। अच्छा, काली नदी, ठीक है। और फिर और पूरब चलें तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो मतलब विशाल हिमालय क्षेत्र है उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, नाम से ही लग रहा है ज्यादातर नेपाल में होगा। हाँ बिल्कुल, इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल में ही पड़ता है। और फिर सबसे आखिर में पूर्वी खंड, वो है असम हिमालय। इसका विस्तार है तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक। दिहांग? हाँ, दिहांग नदी जो है वो असल में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। ओह अच्छा, ब्रह्मपुत्र ही दिहांग है वहां पे। जी। तो ये हो गए 4 खंड, पंजाब कश्मीर, फिर कुमाऊं, फिर नेपाल और फिर असम हिमालय। ये जानना भी बड़ा रोचक है कि ये जो काली नदी है जो कुमाऊं और नेपाल हिमालय के बीच सीमा बना रही है, हाँ, वो आगे चलकर भारत में घाघरा नदी की एक सहायक नदी बन जाती है। मतलब ये नदियां सिर्फ बॉर्डर नहीं है, ये तो जीवन रेखाएं हैं। सही कहा। ये वर्गीकरण वाकई भूगोल को एक अलग कहानी जैसा बना देता है। हाँ, ये नदियां सिर्फ सीमाएं नहीं है, ये तो मतलब पूरे इकोसिस्टम को, कल्चर को भी प्रभावित करती होंगी। बिल्कुल। अब अगर हम इन चारों हिस्सों की कुछ खास बातों पर नजर डालें ना तो काफी विविधता दिखती है। हाँ, तो शुरू करते हैं पश्चिम से ही, पंजाब कश्मीर हिमालय से। यहाँ की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, इस क्षेत्र की एक बड़ी पहचान है यहाँ के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल। फिर पवित्र अमरनाथ गुफा, और मुसलमानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जगह है चरार शरीफ। अच्छा, ये सब इसी हिमालय खंड में आते हैं। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ पहाड़ और नदियां नहीं है, ये आस्था का भी एक बड़ा केंद्र है। ये तो है। पहाड़ों का वैसे भी अध्यात्म से गहरा नाता रहा है हमेशा से। अच्छा, अब थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, कुमाऊं हिमालय की तरफ। ये इलाका तो ज्यादातर उत्तराखंड में है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और कुमाऊं हिमालय अपनी शानदार चोटियों के लिए मशहूर है। जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक नंदा देवी। नंदा देवी, हाँ, जो पूरी तरह से भारत में है, हाँ, वो यहीं है। इसके अलावा कोमट, त्रिशूल, ये सब ऊंची चोटियां भी यहीं हैं। और बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे धामों की चोटियां भी तो इसी क्षेत्र में आती हैं। और हाँ, बंदरपूछ चोटी का भी जिक्र है जहां से शायद यमुना निकलती है। जी हाँ, माना जाता है यमुना का स्रोत वहीं है, इसीलिए तो देवभूमि कहते हैं। सचमुच? और सिर्फ चोटियां ही नहीं, कुमाऊं हिमालय अपनी खूबसूरत घाटियों के लिए भी जाना जाता है। उत्तराखंड की वो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, हाँ हाँ, यूनेस्को हेरिटेज साइट है वो तो। बिल्कुल, वो इसी कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है। सोचिए, पूरी घाटी फूलों से ढकी हुई। कमाल। जानकारी में दून और द्वार घाटियों का भी जिक्र है, जैसे देहरादून। हाँ। ये क्या होती हैं? दून और द्वार ना लंबी संकरी सी घाटियां होती हैं। ये आमतौर पर शिवालिक रेंज, जो सबसे बाहरी हिमालय है, हाँ, सबसे नीचे वाली, और मध्य हिमालय के बीच में मिलते हैं। पश्चिमी हिस्से में इन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून, और पूर्वी हिस्से में द्वार, जैसे हरिद्वार। अच्छा। ये घाटियां खेती और बसावट के लिए काफी अच्छी होती हैं। तो कुमाऊं हिमालय में प्रकृति के कई रंग हैं। वाकई। अच्छा, अब यहाँ से और ऊपर चलते हैं,
नेपाल हिमालय की तरफ। कहते हैं दुनिया की छत यही है। ये बात काफी हद तक सही है। दुनिया की जो ज्यादातर सबसे ऊंची चोटियां हैं ना, हाँ, वो नेपाल हिमालय में ही हैं। ये हिमालय का सबसे ऊंचा, सबसे विशाल और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। पर्वतारोहियों के लिए तो मक्का है ये। स्रोत में इन चोटियों का पश्चिम से पूर्व एक क्रम भी बताया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा। हाँ सागरमाथा, फिर मकालू और उसके बाद कंचनजंगा। कंचनजंगा तो भारत की सबसे ऊंची है और दुनिया की तीसरी। हाँ, ये क्रम याद रखना अच्छा है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। बिल्कुल। और नेपाल हिमालय से जुड़ी एक और कंफ्यूजन जो अक्सर होती है वो टाइगर हिल के बारे में। हाँ, कई लोग सोचते हैं टाइगर हिल, जहां से कंचनजंगा का बहुत सुंदर व्यू आता है, वो सिक्किम या नेपाल में होगा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। पर लेकिन जानकारी में साफ लिखा है कि टाइगर हिल पश्चिम बंगाल राज्य में है, दार्जिलिंग के पास। पश्चिम बंगाल में है, हिमालय का हिस्सा पर राज्य पश्चिम बंगाल है। जी, ये छोटी छोटी डिटेल्स भूगोल को और सटीक बनाती हैं। बिल्कुल। चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। सबसे पूरब में असम हिमालय। ये तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का क्षेत्र हुआ। हाँ, इसमें पूर्वोत्तर भारत का बड़ा हिस्सा आ जाता है। और यहाँ की जमीन मतलब पहाड़ियाँ थोड़ी अलग हैं शायद। हाँ, यहाँ की स्थलाकृति थोड़ी अलग है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए 4 प्रमुख पहाड़ियां बताई गई हैं। डफला, मिरी, अहोर और मिश्मी। दफला, मिरी, अहोर, मिश्मी। नाम भी बड़े अनोखे हैं। और इसकी वजह भी बहुत दिलचस्प है। इन पहाड़ियों के नाम वहां रहने वाली मुख्य जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। अच्छा, डफला जनजाति, मिरी जनजाति, अहोर, मिश्मी। ये तो गजब का कनेक्शन है भूगोल और संस्कृति का, है ना? और ये जानना भी जरूरी है कि ये चारों पहाड़ियां डफला, मिरी, अहोर, मिश्मी ये भौगोलिक रूप से शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा हैं। शिवालिक का यानी सबसे नई वाली हिमालयन रेंज का हिस्सा है ये। जी, सबसे बाहरी और दक्षिणी। ठीक है। इसके अलावा भारत और म्यांमार बॉर्डर पर भी कुछ पहाड़ियों का जिक्र है इसमें। पूर्वांचल जिन्हें कहते हैं। हाँ, वो भी हिमालय का ही विस्तार माने जाते हैं, जिन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। इनमें अरुणाचल में पटकोई बुम है, पटकोई बुम, नागालैंड में नागा पहाड़ियां, मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ियां और मिजोरम में मीजो पहाड़ियां। मीजो हिल्स को लुशाई हिल्स भी कहते हैं। हाँ, लुशाइल सुना है। ये सब एक तरह से हमारी पूर्वी सीमा बना रही हैं। बिल्कुल, प्रहरी की तरह। इसमें एक और पहाड़ी का नाम है बराइल रेंज। हाँ, ये कहाँ है? बराइल रेंज या बराइल की पहाड़ी ये ज्यादातर असम राज्य में पड़ती है और ये नागा हिल्स और मणिपुर की लैमाटोल हिल्स के पश्चिम में एक लिंक बनाती है। ये सब मिलकर ही पूर्वोत्तर का वो जटिल पहाड़ी सिस्टम बनाते हैं। तो ये तो हुआ हिमालय का नदियों पर आधारित विभाजन और उसके मुख्य क्षेत्रों की एक झलक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, पूर्वोत्तर में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बारे में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, मेघालय का पठार। और यहाँ जानकारी को चौंकाने वाली है। हाँ, ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। मेघालय राज्य में अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो 3 मुख्य पहाड़ियां मिलती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। और एक बार फिर इनके नाम भी वहां की प्रमुख जनजातियों के नाम पर ही हैं, गारो, खासी और जयंतिया जनजाति। ये पैटर्न तो कमाल का है, हर जगह लोकल ट्राइब्स के नाम पर। और मेघालय की राजधानी शिलोंग। हाँ, शिलोंग। और वो चेरापूंजी और मौसिनराम जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। हाँ, वो दोनों ही बीच वाली खासी पहाड़ियों पर हैं। अच्छा, और इन तीनों पहाड़ियों के पूरे समूह को शिलोंग पठार या मेघालय का पठार कहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा हैं? है तो पूर्वोत्तर में, पहाड़ी भी हैं, तो लगता तो यही है। हाँ, पहली नजर में तो यही लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जानकारी बहुत साफ तौर पे कहती है कि शिलोंग पठार यानी ये तीनों पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो बड़ा क्लैरिफिकेशन है। पर क्यों नहीं है? आखिर ये भी तो पहाड़ियां ही हैं। इसका कारण जियोलॉजिकल है। मतलब इनकी चट्टानों की बनावट और इनकी पैदाइश में हिमालय एक नया फोल्ड माउंटेन है ना? हाँ, नवीन वलित पर्वत, जिसकी चट्टानें रिलेटिवली नई हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के मुड़ने से बनी है। जबकि शिलोंग पठार की चट्टानें बहुत पुरानी, कठोर, क्रिस्टलाइन है। ये ठीक वैसी ही हैं जैसी हमें पेनिनसुलर इंडिया मतलब प्रायद्वीपीय भारत के पठार में मिलती हैं। ओह,
मतलब इनकी बनावट एकदम अलग है हिमालय से। एकदम अलग। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेघालय का पठार असल में हिमालय का नहीं बल्कि हमारे मेन प्रायद्वीपीय पठार का ही एक टुकड़ा है जो उधर पहुंच गया। बिल्कुल सही, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक बहिर्वेश है, मतलब एक आउटलायर या कहिए पूर्वोत्तर विस्तार है। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, मतलब मुख्य प्रायद्वीपीय पठार का, उसे हम छोटा नागपुर पठार कहते हैं। छोटा नागपुर पठार, हाँ। और छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर हैं राजमहल की पहाड़ियां, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में हैं। तो फिर ये हिस्सा मेघालय तक कैसे पहुंच गया? बीच में तो पूरा प्लेन एरिया बांग्लादेश है। हाँ, यहीं पर कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। माना जाता है कि बहुत पहले, मतलब प्राचीन काल में, ये राजमहल की पहाड़ियां और आज का मेघालय पठार आपस में जुड़े हुए थे। एक कंटिन्यूअस लैंडमास था। हाँ। अच्छा, जुड़े हुए थे। हाँ, लेकिन फिर दो बड़ी नदियों ने अपना काम शुरू किया, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, नदियों ने काटा। हाँ, करोड़ों सालों में इन नदियों ने अपने बहाव से बीच के हिस्से को धीरे धीरे काट दिया, गहरा कर दिया, एक तरह से घिस दिया। और फिर इन नदियों ने जो अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी, गाद, सेडिमेंट्स लाई, वो उस कटे हुए निचले हिस्से में जमा करना शुरू कर दिया। अच्छा। और इसी प्रोसेस से आज का बांग्लादेश का जो विशाल और उपजाऊ डेल्टा मैदान है, वो बना। मतलब नदियों ने पहले काटा फिर भर दिया। बिल्कुल। और इसी कटाव और जमाव की वजह से राजमहल की पहाड़ी और गारो पहाड़ी, जो मेघालय पठार का पश्चिमी हिस्सा है, उसके बीच एक बड़ा गैप बन गया, एक खाली जगह रह गई। इस गैप का कोई नाम भी है क्या? हाँ, इसे कहते हैं राजमहल गारो गैप, या इसका एक और नाम भी है मालदा गैप। मालदा गैप, शायद पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के पास होने से। हाँ, संभवतः यही गैप जियोलॉजिकली प्रायद्वीपीय पठार को उसके पूर्वोत्तर विस्तार यानी शिलोंग पठार से अलग करता है। और यहीं पे वो बात भी फिट बैठती है कि बांग्लादेश को नदियों का देश क्यों कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहां नदियों का जाल है और उन्होंने ही ये मैदान बनाया है। जबकि पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, शायद इंडस सिस्टम की नहरों की वजह से। ये तुलना अच्छी है। हाँ, ये मालदा गैप एक बहुत महत्वपूर्ण जियोलॉजिकल डिवाइड है, लेकिन बात सिर्फ मेघालय तक ही नहीं रुकती। अच्छा, और क्या इसमें? शिलोंग पठार के भी नॉर्थ ईस्ट में असम राज्य में दो और छोटी पहाड़ियां हैं, रेंगमा और मिकिर पहाड़ियां। रेंगमा और मिकिर, जी हाँ, नाम सुना है। तो क्या ये हिमालय का हिस्सा है? नहीं, जानकारी यहाँ भी बहुत क्लियर है। रेंगमा और मिकिर पहाड़ियां भी हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये भी नहीं? नहीं, इन्हें भी शिलोंग पठार का ही हिस्सा माना जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि ये भी भूवैज्ञानिक रूप से प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का ही अंग है। अरे वाह, तो मतलब पूर्वोत्तर की ये जानी मानी पहाड़ियां, गारो, खासी जयंतियां, फिर असम की रेंगमा, मिकिर, ये सब असल में दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के परिवार की हैं, उत्तर के हिमालय परिवार की नहीं। जी हाँ, ये तो वाकई भूगोल की सरी तो बिल्कुल पलट देता है। सिर्फ लोकेशन देखकर अंदाजा लगाना कितना गलत हो सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जो हमें सतह पर दिखता है, उसके नीचे उसकी उत्पत्ति और संरचना की एक अलग ही कहानी होती है। जियोलॉजी हमें वही कहानी बताती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो क्या है? हमने देखा कि सिडनी बुर्राड ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा: पंजाब, कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। जी, हर हिस्से की अपनी पहचान है। कहीं ऊंची बर्फीली चोटियां, कहीं पवित्र तीर्थ स्थल, कहीं फूलों की घाटियां, तो कहीं जनजातियों के नाम वाली पहाड़ियां। और साथ ही हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोलॉजिकल फैक्ट समझा कि पूर्वोत्तर भारत में जो मेघालय का शिलोंग पठार है, जिसमें गारो, खासी जयंतियां पहाड़ियां हैं, हाँ, और असम की रेंगमा व मिकिर पहाड़ियां, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये असल में हमारे पुराने प्रायद्वीपीय पठार के ही हिस्से हैं, जिन्हें गंगा ब्रह्मपुत्र ने काटकर अलग कर दिया। हाँ, और बीच की जगह को भरकर मालदा गैप और बांग्लादेश का मैदान बना दिया। ये वर्गीकरण और ये भिन्नता, ये भूगोल की जटिलता और उसके लॉजिक को समझने में बहुत मदद करती है। और अंत में एक विचार जो मेरे मन में आ रहा है, हमने बार बार देखा कि पूर्वोत्तर की कितनी सारी पहाड़ियों के नाम, डफला, मेरी, आहूर, मिश्मी, गारो, खासी, जयंतियां, नागा, मिजो, हाँ, ये सब वहां सदियों से रह रही स्थानीय जनजातियों के नामों पर हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी जगह का भूगोल, उसका नाम और वहां बसने वाली इंसानी संस्कृति, इनके बीच कितना गहरा, कितना ऑर्गेनिक रिश्ता होता है। बिल्कुल, जैसे वो जगह और वहां के लोग एक दूसरे की पहचान बन जाते हैं। हाँ, क्या हमारे अपने आसपास भी ऐसे उदाहरण हैं जहां भूगोल, इतिहास और स्थानीय पहचान इस तरह एक दूसरे में गुंथे हुए दिखते हैं?
इस पर सोचने से शायद हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिल सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। Seriously? वो सोचने लायक बात है, बिल्कुल।